नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मोदी की कदमों में बड़ा भाई आ गया, लेकिन छोटा भाई मोदी को आंख दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है आंख? उसके पीछे का कारण क्या है पता नहीं चल रहा। लेकिन अब आखिरी कोशिश, जो कुछ दिन पहले तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बेटा भी आकर के कह रहा था कि वो हमें बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश करते रहे, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम देश सेवा करते रहेंगे। ये बात कह रहे थे कौन साहब? ये बात कह रहे थे आदित्य ठाकरे साहब। और पिताजी उनके कह रहे थे कि मोदी क्या है, मोदी क्या है, मोदी इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहता है। जो आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे की थी, हालांकि बाला साहब ठाकरे भी, मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे की थी, उस आइडियोलॉजी को पूरी तरह से तोड़ करके, छोड़ करके बेटे ने राह दूसरी पकड़ ली और एक प्रकार से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मोदी को, शाह को, फडणवीस को धमकी देना शुरू किया कि किसी भी सूरत में ये देखेंगे कि तुम रहोगे कि हम रहेंगे। जिसकी भाषा ये थी, आज उसकी भाषा बदल गई। अदालत के आदेश आने के बाद ये उद्धव जी ठाकरे एक फिराक में थे कि कौन सा ऐसा अवसर आए कि हम माननीय नरेंद्र मोदी की सराहना करने में अपनी सारी चापलूसी की दीवार को तोड़ दें। वो मौका ईश्वर ने इनको दे दिया। ये पूरी तरह से कदमों में बिछ गए हैं मोदी के। क्यों? 30 अप्रैल के आदेश के बाद अब इनकी सारी हैंकड़ी खत्म हो गई। अभी तक पिता पुत्र दोनों मिलकर के अपनी हैंकड़ी चला रहे थे और डराने की कोशिश कर रहे थे। मोदी को, शाह को, फडणवीस को डरा रहे थे। जैसे ही 30 अप्रैल को ऑर्डर अपलोड हुआ, ऑर्डर अपलोड होने के बाद पिता पुत्र की जान सांसत में फंस गई। उसके बाद इनको लग रहा था कि हम मैनेज कर लेंगे। मैनेज करने की अपने तरफ से कोशिश हुई, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब, हमको अब रिप्लाई फाइल करना है, हम अब आपकी बातों में नहीं आएंगे। आप कृपा करके अपना दूसरा रास्ता देख लीजिए, मुझसे ये बात हो नहीं पाएगी। जैसे ही ये संदेश जाना शुरू हो गया कि माननीय उद्धव ठाकरे को लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, चलते हैं मोदी की शरण में। और मोदी की शरण में जाने का तरीका क्या हो सकता है? तो तारीफ करना शुरू कर दो। तारीफ करने के लिए कुछ बहानेबाजी चाहिए, कोई तरीका चाहिए, कहीं से कुछ तो मिले जो हम मोदी की तारीफ करना शुरू कर दें। मोदी की तारीफ करने के पीछे आधार ढूंढ रहे। एक आधार मिल गया। आधार ये मिला कि भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान। और ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। युद्ध एस्केलेट होगा, युद्ध छिड़ेगा तो छिड़ेगा, लेकिन जिन सुहागन की मांग उजड़ी थी, जिन बेटियों की, जिन बहनों की, आज उनका बदला मोदी ने ले लिया। और मोदी ने डंके की चोट पर लिया। मोदी ने कहा था कि हम वो कार्रवाई करेंगे जो उनकी कल्पना के से भी आगे होगा। वही हुआ। 9 टेरर स्ट्राइक ऐसा किया कि जो टेरर का अड्डा था उसको ध्वस्त कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। बस यही मौका मिल गया उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने
प्रशंसा के पुल बांध दिए, कहना शुरू किया हमारे सेना ने बड़ा पराक्रम का काम किया है, हमारी सरकार ने पराक्रम का काम किया है, हमारे देश ने पराक्रम का काम किया है। सुर बदल गए, क्योंकि इनको लगने लगा कि इस मुद्दे पर अगर हमने आलोचना की तो कल जो हमारी गिरफ्तारी होगी वो आज ही हो जाएगी, गिरफ्तारी उसके बाद भी होगी। लेकिन अपने तरीके से, अपने तरफ से आखिरी कोशिश में लग गया। उसका कारण यह है कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम सरकार और सेना के साथ हैं, बाकी नेता भी कह रहे हैं। लेकिन खेल देखिए कैसा, कि जरा मैं समर्थन में चले जाऊं और तुम थोड़ा आंख दिखा देना। अभी खबर आ रही थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ साथ आने वाले हैं। ये दोनों भाई भरोसे के लायक नहीं है, ये मोदी जानते हैं, अमित शाह जानते हैं। ये दोनों भाई कब किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। ये विश्वास के योग्य नहीं है, ना तो राज ठाकरे ना ही उद्धव ठाकरे। मोदी के ही कांधे पर चढ़ करके राज ठाकरे बना, लेकिन आज उसकी भाषा बदल गई। मोदी के ही कांधे पर चढ़ करके उद्धव ठाकरे को इतनी सीटें मिल गई, मोदी से तात्पर्य है कि बीजेपी के कांधे पर सवार होकर 56 सीट ले आया 2019 में, और अब तो मटियामेट हो गया, 20 भी नहीं, 20 सीटें आई इस बार, खत्म हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कांधे पर चढ़ करके सवारी किया, यहां तक पहुंचा, धोखा दिया, और अब जब बेटा जेल जा रहा है, और ये खुद जेल जा रहा है, खुद उद्धव ठाकरे जेल जाने की इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो कह रहा है कि सरकार ने बड़ा पराक्रम का काम किया है, हमारी सेना ने बड़ा पराक्रम का काम किया है। ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? ऑप्शन क्या है? बिना सरकार की तारीफ किए हुए आप रह नहीं सकते हैं माननीय उद्धव ठाकरे जी। दलाल पत्रकारों को बोलिए थोड़ा आपको कुछ राय दे दे, जिन दलाल पत्रकारों के सहारे कुछ करना चाहते थे। मोदी की कदमों में लाख गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी साहब को पता चल गया है कि आप हैं कौन। और दूसरा भाई राज ठाकरे की देखिए, राज ठाकरे कह रहे हैं कि भारत का युद्ध में शामिल होना ठीक नहीं है। हमला हुआ है, अगर आतंकवादी हमला हुआ है तो हमने आतंकवादियों को पकड़ा क्यों नहीं? हमें आतंकवादियों की धरपकड़ करनी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। हमको पाकिस्तान की सीमा में जाकर के हमला नहीं करना चाहिए। ये कौन है आप? क्या आपकी औकात है राज ठाकरे? एक भाई गुंडागर्दी कर रहा था, आप उससे कम नहीं है। धमकाना अर्नब गोस्वामी को, धमकाना राजदीप सरदेसाई को राज ठाकरे, कभी मुकाबला हो तो आशुतोष पाठक से टकराना राज ठाकरे। चुनौती दे रहा हूं राज ठाकरे, मेरे शो को देखो और चुनौती दे रहा हूं। धमकाना दूसरे पत्रकारों को, दलाल पत्रकारों को धमकाना, अच्छे पत्रकार इवन नहीं नहीं, अर्नब गोस्वामी का भी मुकाबला नहीं करोगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अर्नब गोस्वामी क्या करेंगे। लेकिन जिसे धमका रहे थे ना राजदीप सरदेसाई को, उसे धमकाओ, वो तुम्हारी सुनेगा। हिम्मत है राज ठाकरे तो आशुतोष पाठक के शो में आ जाओ, आमने सामने आ जाओ। मैं चुनौती दे रहा हूं राज ठाकरे, आ जाओ, सवाल का जवाब दो। गीदड़ भभकी वहां पर बैठ करके दलाल पत्रकारों को देने का धंधा दोनों भाई छोड़ दो। चुनौती दे रहा हूं साफ साफ। एक भाई मोदी की कदम में गिर रहा है बेटे को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, और दूसरा भाई कह रहा है कि भारत को आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भारत को? चूड़ियां पहन करके डांस करना चाहिए, और ताकि हम जब हमला ना करें तो फिर यही तुम्हारा मुंह फिर उससे गोले बरसाएगा कि मोदी की 56 इंच का सीना कहां गया। मतलब दोनों तरीके से मोदी को घेरो, दोनों तरीके से अमित शाह को घेरो। करो तो कहो कि नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, हमको आतंकवादी को ढूंढना चाहिए। नहीं करो तो कहेंगे 56 इंच का सीना कहां गया। तो इन निर्लजों की, इन बेशर्म राजनेताओं की, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि बेशर्म निर्लज्ज राजनेता, पतित राजनेता को पहचान लीजिए मोदी जी, और पहचान लीजिए अमित शाह जी। इनकी बेशर्मी की मैं पोल खोल रहा हूं। बेटे को बचाने के लिए अभी ये सरकार के साथ खड़े हो गए हैं, और खुद को बचाने के लिए, क्योंकि खुद के जेल जाने की तैयारी शुरू कर दी आपने। फडणवीस और अमित शाह की मुलाकात के बाद
हलकान मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे उनके करीब जाए, कैसे उनकी तारीफ करें, कैसे उनकी चमचागिरी करें, ताकि अमित शाह मान जाए, देवेंद्र फडणवीस मान जाए, नरेंद्र मोदी जी मान जाए, हमें गिरफ्तार ना करें। कोर्ट को रिप्लाई फाइल करना है जिसमें गिरफ्तारी इनएविटेबल है, तो चमचागिरी शुरू कर देते हैं। और चमचागिरी में कहना शुरू कर दिया कि भारत ने बड़ा ही शानदार काम किया, हमको अपने सेना पर गर्व होना चाहिए। आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। बेशर्म राजनीतिज्ञ, सचिन वाजे को रेइंस्टेट करने वाले राजनीतिज्ञ, आप देश के बारे में कुछ ना बोले तो बेहतर है। दिशा सालियान को बलात्कार करके हत्या करने वाले गैंग के सरदार, भारत के बारे में अपनी राष्ट्रभक्ति बता करके भारत को शर्मिंदा मत करो, भारत को शर्मिंदा मत करो। नरेंद्र मोदी की तुम्हारी शुभकामना की आवश्यकता नहीं है, अमित शाह जी को तुम्हारी शुभकामना की आवश्यकता नहीं है। अमित शाह जी डंके की चोट पर, नरेंद्र मोदी जी डंके की चोट पर पाकिस्तान की छाती पर मूंग दल रहा है और 140 करोड़ देशवासियों का साथ दोनों के साथ मजबूती से खड़ा है। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हम खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी तुम्हें अब अपने कदमों में भी जगह नहीं देंगे, ये ध्यान रख लो। और राज ठाकरे, तुम्हारे सलाह की जरूरत भारत की खुफिया एजेंसी को नहीं है, तुम्हारे सलाह की जरूरत भारत के सेना को नहीं है, तुम्हारे सलाह की जरूरत भारत के प्रधानमंत्री को नहीं है, तुम्हारे सलाह की जरूरत भारत के गृह मंत्री को नहीं है। अपनी सलाह बस वही चार चौकड़ी के साथ जहां पर तुम अपने को गुंडा दिखाते हो और तुम्हारे नेता जो गुंडागर्दी करते हैं उनको दो जाकर के। और ये सवाल मत पूछो कि भारत को पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, हमदर्दी क्यों हो रही है? पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उत्तर भारतीयों की रेड़ी पटरी को, टमाटर लदे हुए रेड़ी पटरी को तुम्हारे गुंडे मवाली उसको उछालें मुंबई की सड़कों पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उत्तर भारतीयों को लात जूते मारे और तुम कहो जाकर के कि भारत को हमला नहीं करना चाहिए। किसको सरमन दे रहे हो तुम? किसको ये ज्ञान पढ़ा रहे हो? अरे हिम्मत है तो दिल्ली में आकर के राजनीति करो, राजनीति करो दिल्ली में आकर के। किसको धमकी दे रहे हो? तुम्हारे जैसे नेताओं के खिलाफ क्यूबाइब नेटवर्क ने मोर्चा खोला है। तुम्हें नेता स्वीकार नहीं करने के लिए क्यूबाइब नेटवर्क अभियान चला रहा है। ऐसे गुंडों के खिलाफ मजबूती से पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। जो अभी मोदी जी से सवाल पूछ रहा है, भारत पाकिस्तान पर हमला न करे। और गरीब रेडी पटरी वालों को तुम्हारे मवाली आकर के मारे, लात घूसे मारे। मराठा नॉन मराठा का तुम वार करो, हमारे मराठी भाइयों को उकसाओ, हमारे नॉर्थ इंडियन भाइयों के लिए हमारे मराठी दो भाइयों को लड़ाओ। ये धंधा करो तुम। दो भाइयों को लड़ा करके अपनी राजनीति चमकाओ। ये धंधा तुम्हारा चलता रहे। सलमान के साथ दोस्ती गांठो, अंडरवर्ल्ड माफियाओं के साथ दोस्ती गांठो, हाजी मस्तान के लोगों के साथ दोस्ती गांठो, अरुण गबली के साथ दोस्ती गांठो, दाऊद के साथ दोस्ती गांठो। अब भारत पर हमला मत करो। अरे खानदान के सारे रिकॉर्ड खुफिया एजेंसी के पास हैं, चिंता मत करो। पूरे खानदान के रिकॉर्ड खुफिया एजेंसी के पास हैं। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू हुआ मान लो। और मैं देश के प्रधानमंत्री से यह आग्रह कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आपको नहीं मालूम है कि आप जितना पाकिस्तानियों पर हमला कर रहे हैं, आप उससे अधिक आपको भारत में पल रहे गुंडों पर आपको वार करना पड़ेगा। वरना ऐसे अगर गुंडे राजनीति में रहेंगे तो दिशा जैसी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और बर्बरतापूर्ण हत्या होती रहेगी। इसीलिए एक तरफ तो आप भावलपुर में अटैक करें, मुरीदके में अटैक करें और दूसरी तरफ इन गुंडों पर भी अटैक करें, इन गुंडों को भी जेल भेजें।
जो अभी कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन मराठा और नॉन मराठा को लड़ा देना चाहिए। हमारे देश के नागरिक, चाहे वो मराठी हो, चाहे नॉन मराठी हो, कन्नड़ के हो, आंध्र प्रदेश के हो, उड़ीसा के हो, बंगाल के हो, कहीं के हो, पंजाबी हो, यूपी के हो, बिहार के हो, सब साथ मिलकर के रह रहे हैं। लेकिन ये दोनों भाई पहले लड़ाने का धंधा करता था। अरे इसका पूरा खानदान करता था भाइयों को लड़ाने का धंधा। ये भाइयों को लड़ाने का धंधा इसके खानदान ने शुरू किया। और ये गुंडागर्दी, सुन लो दोनों भाई कान खोल करके, तुम्हारी गुंडागर्दी निकाल दूंगा। पत्रकार से अगर आमना सामना नहीं हुआ है तो अभी आशुतोष पाठक जिंदा है और क्यूआई नेटवर्क जिंदा है। तुम्हारी गुंडागर्दी निकालूंगा। तुम्हारे खिलाफ मोर्चा बंदी की है हमने, और आज से नहीं 4 साल से फिर कर लिया है। और ये मैं पत्रकारिता की भी भूमिका से अलग आ जाऊंगा। मुझे अगर सड़क पर उतरना पड़ा तो मैं सड़क पर भी उतरूंगा, लेकिन ऐसे गुंडों को सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी के कदमों में बैठने की अब जरूरत नहीं है। मोदी जी को मालूम हो गया है कि ये गुंडे लोग हैं, इनका कोई ईमान नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई उसूल नहीं है। ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं, जो पीठ में छुरा घोंप करके दूसरी आइडियोलॉजी के साथ चले जाएंगे। कभी मुसलमानों के खिलाफ विश्वमन करेंगे, कभी मुसलमानों के ये भाई बन जाएंगे। ये पूरा मुसलमान भी इनको देख रहा है, हमारे मुसलमान भाई भी इनको देख रहे हैं कि ये किसी के नहीं है। कभी मुझे गाली देता है और कभी मेरे ही साथ आकर के खड़ा हो जाता है। तो ये चापलूसी करने वाला है, ये अवसरवादी है, ये परिवार अवसरवादी हो गया है। तो इस अवसरवादी परिवार को अब हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत ठीक से पहचान दिया है। अब इसकी कोई औकात नहीं। जनता ने इनको रगड़ दिया, दोनों भाई को रगड़ दिया। राज ठाकरे को भी औकात दिखा दिया, उद्धव ठाकरे को भी औकात दिखा दिया। पंचायत चुनाव नहीं जीत सकता है ये दोनों पंचायत चुनाव नहीं जीतने की हैसियत है। और अब जीत के दिखाओ तो समझें। वो कभी जीत लिए तो जीत लिए, जीत के दिखाओ। और जब सत्ता में आए तो नशा ऐसा कि पाल घर में निरीह साधुओं की हत्या इस शख्स ने करवाई। पाल घर में निरीह साधु, सुशांत जैसे होनहार एक्टर को किस बर्बरता पूर्ण तरीके से इन लोगों ने मरवाया है, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है। इनकी गुंडागर्दी को पूरे देश ने देखा है, किस प्रकार से नंगा नाच कर रहे थे अपने सत्ता के मद में आकर के। अब कह रहा है कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। अरे मोदी जी ने बढ़िया काम किया, ये पुतिन कह रहा है। तुम्हारी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। ये दलाल पत्रकारों को बोलो कि तुम्हारे टिप्पणी को छापने से बाजाए। पुतिन खड़ा है, ट्रंप खड़ा है, इंग्लैंड के पास गिड़गिड़ाने गया था। शहबाज शरीफ का भागो यहां से। चाइना चुप लगा करके बैठा है। चाइना भी भारत के विरोध में नहीं है। पुलवामा के बाद भी जब बालाकोट किया था तब भी चाइना विरोध में नहीं था। फ्रांस खड़ा, जर्मनी खड़ा, इंग्लैंड खड़ा, अमेरिका खड़ा, पूरा यूरोपियन समूह खड़ा, ऑस्ट्रेलिया खड़ा। तो इसमें खामखा आ गए कि भारतीय सेना ने बड़ा अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा काम किया, भारत की सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। अरे तुम्हारी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया मोदी के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। क्यों? क्योंकि मोदी के साथ 140 करोड़ लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। तुम्हारे साथ खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तो तुमने दगा किया, धोखा किया, पीठ में खंजर भोंका, अपमानित किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने घर पर आने के लिए मजबूर किया, बाहर नहीं मुलाकात करने को मजबूर किया, देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठाया। ये तुमने किया।
ये बात देवा भाऊ भूले नहीं है। फिर चुनाव के पहले कहा कि तुम रहोगे या मैं रहूंगा, धमकी दी। देवा भाऊ नहीं भूले। अमित शाह जी को भी नहीं भूलना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे चापलूस अगर आपकी तारीफ करें तो आप साफ कहें कि मुझे तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं, तुम दगाबाजों की तारीफ की जरूरत नहीं है, ऐसे दगाबाज की तारीफ की जरूरत नहीं है। और ये मॉरल वैल्यू लेकर के पहुंच गया है राज ठाकरे। चादर ओढ़ करके आता है जैसे लगता है कि गुंडा है। दो कौड़ी की औकात नहीं है इनकी। ये जो है सो भाषण वीर हैं और ये आकर के कह रहे हैं कि भारत सरकार को हमला नहीं करना चाहिए था। बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है, अब पॉलिटिकोलॉजिस्ट हैं ये तो, इतने बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। क्यों साहब, बाला साहब ठाकरे के भतीजे हो गए। इसकी योग्यता सिर्फ इतनी ही है कि बाला साहब ठाकरे के भतीजे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई योग्यता नहीं है, बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे की योग्यता सिर्फ इतनी है कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। इन्होंने बाला साहब ठाकरे के नाम को, उनकी इज्जत को मटिया मेट कर दिया। दोनों बेटा भतीजे ने मिलकर के, दोनों अब उनकी मिल्कियत पर कब्जा करने की होड़ है। तो कभी ये मोदी के साथ आ जाएगा, कभी ये मोदी के विरोध में आ जाएगा, कभी ये मोदी के खिलाफ हो जाएगा, कभी वो मोदी के साथ में आ जाएगा। ये दोनों भाई का ये चल रहा है चूहे बिल्ली का खेल। और ये दोनों भाई मिलकर के चाहता है कि किसी प्रकार से मोदी को नियंत्रित कर, मोदी को अपने इसमें खेमे में ले आओ या मोदी को डरा दो। ये धंधा इन दोनों भाई का चल रहा है। तो दोनों भाई को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी समझ लीजिए। अब मुझे मेरी कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। आप बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। क्यों समझ चुके हैं, मैं अपने दर्शकों को एक दृष्टांत दे देता हूं। मैंने पहले बताया, फिर मैं बता देता हूं। माननीय अमित शाह जी गए महाराष्ट्र में उन्होंने भाषण दिया। हजारों लोगों के बीच में माननीय गृह मंत्री ने कहा कि दुश्मन को एक मौका दीजिए, दोस्त को दो मौका दीजिए, गद्दार को एक भी मौका नहीं दीजिए। और गद्दार जिनको कह रहे थे वो और कोई नहीं थे। गद्दार का मतलब उद्धव ठाकरे एंड फैमिली थी। ये है ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, ऑफिशियल ऑब्जर्वेशन ऐसे नेताओं के प्रति। इसीलिए गृह मंत्री जी तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हु इज व्हाट। प्रधानमंत्री जी भी आश्वस्त हैं, हु इज व्हाट। क्योंकि जब गृह मंत्री गए महाराष्ट्र तो देखा क्या कि पिता पुत्र दोनों मिलकर के फोटो खिंचा रहा है देवेंद्र फडणवीस के साथ, गुलदस्ता दे रहा है। तो गृह मंत्री को लग गया कि अरे ये कुछ इधर उधर तो नहीं कर रहा है। तो वहीं से उन्होंने संदेश दिया देवा भाऊ को कि ये धंधा बंद करो, दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को दो मौका दो, और गद्दार को एक भी मौका मत दो। देवा भाऊ अलर्ट हो गए। देवा भाऊ को लगने लगा कि हाँ भैया मैं अब ये सब धंधा नहीं करूंगा। तो मिल तो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब मिलना मजबूरी है, मुख्यमंत्री हैं, आ जाते हैं, क्या करेंगे, भगा तो नहीं देंगे। अब उनके जैसे संस्कार तो हमारे नहीं है, जैसा उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया था। मैं उनके जैसे संस्कार का तो नहीं हूं। मैं तो संघ के संस्कार से संस्कारित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के अलग संस्कार हैं, मैं उस संस्कार को कैसे छोड़ दूंगा। तो देवबाबू ने कहा कि ठीक है, आएंगे मिलने के लिए तो मिल लेंगे, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ा। तो माननीय अमित शाह जी के ऊपर इन लोगों के किसी भी तारीफ और आलोचना का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी नहीं पड़ने वाला है। ये लाख कदमों में गिर जाए और ये लाख मोदी जी को आंख दिखा ले, कुछ होने वाला नहीं है। जेल के दरवाजे खुल रहे हैं उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए, तो खुल रहे हैं, खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।